दोस्तों आज हम लोग एक नया सीरीज लॉन्च करते हैं जो है आपका द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन के दौरान साइट पे क्या क्या प्रोसेस एडॉप्टेड किया जाता है वो हम देखेंगे, जो हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे। इसमें मल्टीपल लेक्चर देखने को मिलेगा आपको। और साथ में आज जो है हम लेक्चर 1 में देखेंगे कि द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइट इंचार्ज। साइट इंचार्ज का ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोजेक्ट में उसका ड्यूटीज क्या है और साइट पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, उनका डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंट्रोलिंग होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। फिर देखेंगे हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिट इंचार्ज। यूनिट इंचार्ज का साइट पे क्या है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है, उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रोलिंग है। और थर्ड वन देखेंगे आपका ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आइए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आपका presentation on the process adopted at site during construction of the project। में पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे ड्यूटीज ऑफ साइट एंड यूनिट इंचार्ज एंड ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ड्यूटीज ऑफ साइट इंचार्ज पहला है कि प्रोजेक्ट साइट एजुकेशन इज कंट्रोल बाय द साइट इंचार्ज। साइट इंचार्ज के द्वारा प्रोजेक्ट साइट एजुकेशन को कंट्रोल किया जाता है। द साइट इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट एजुकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंश्योरिंग इट्स टाइमली कंप्लीशन विद क्वालिटी एंड विद इन सेक्शन कॉस्ट। क्वालिटी के साथ विद सेक्शन कॉस्ट के साथ टाइम पे प्रोजेक्ट को खत्म करना, कंप्लीट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइट इंचार्ज टू रिकॉर्ड ऑल मेजरमेंट। जितने भी मेजरमेंट होगा बिलिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। साइट इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर साइट पे होता है इंपॉर्टेंट, वो सारी रजिस्टर को मेंटेन करना आपका साइट इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। के साथ है साइट इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ऑल आइटम एग्जीक्यूटेड एट साइट हैव बीन बिल्ड। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी आइटम इंश्योर किया गया, एग्जीक्यूट किया साइट पे, वो सभी आइटम का बिल्ड होना चाहिए। साइट इंचार्ज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क बीइंग एग्जीक्यूटेड एट साइट बाय इंश्योरिंग दैट द वर्क इज progressing as per the drawing and all the material are used as per the BOQ and technical specification। जो भी टेंडर में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो लेट डाउन है और आपका BOQ में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा एग्जीक्यूशन करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपका ड्राइंग होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल अप्रूवल होना चाहिए, साइट पर वही मटेरियल एग्जीक्यूट होना चाहिए जो आपका टेंडर में है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है साइट इंचार्ज। He is also responsible for the testing of all material as per the test frequency। आपका टेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका एक आपका इंटरनल टेस्टिंग मैनुअल होता है। जो टेस्टिंग मैनुअल क्या है, एज पर CPWD टेस्टिंग मैनुअल है, उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी रहता है, नंबर ऑफ टेस्टेज रहता है, इसको रिकमेंडेशन रहता है। ये सारी चीज जो है हम लोग उसके थ्रू करते हैं, लेकिन साइट इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है सभी टेस्ट ऑफ मटेरियल के लिए। Site in charge is also responsible for the timely billing of the regular item along with processing the extra item। अगर साइट पे कोई एक्स्ट्रा आइटम भी आपने एग्जीक्यूट कराया है तो उसका भी जो बिलिंग है वो भी टाइम पे होना चाहिए, और उसके साथ जो है आपका टाइमली बिलिंग रेगुलर करना चाहिए। साइट इंचार्ज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मंथली रिपोर्ट। मंथली रिपोर्ट जो भी होगा प्रोजेक्ट का, जैसे फिजिकल रिपोर्ट होता है, वो बना के देंगे। साइट इंचार्ज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ द नोट रिलेटेड टू एनी प्रपोजल। कोई भी प्रपोजल, जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी मटेरियल का, सपोज फॉल सीलिंग का मटेरियल है, उसका अप्रूवल कर रहे हैं, तो उसमें साइट इंचार्ज का इनिशिएशन होना चाहिए। एक नोट वो भी लिखेंगे कि भाई ये मटेरियल एज पर टेंडर है, हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो साइट इंचार्ज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल द टेस्ट रिकॉर्ड एट साइट इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी टेस्ट रिपोर्ट। जितने भी आपका टेस्ट रिपोर्ट साइट पे होगा, जैसे सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, ब्रिक का और ETC जो भी सिविल मटेरियल है, उसके साथ थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी होगा। जैसे कोई NABL लैब से, IIT से, NIT से या कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका साइट इंचार्ज का है। साइट इंचार्ज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हिंड्रेंस रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, ड्राइंग रजिस्टर, ETC रेगुलरली ऑन डेली बेसिस एज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एन प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में जब साइट स्टार्ट होता है उसके लिए हिंड्रेंस रजिस्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंड्रेंस रजिस्टर में काम स्टार्ट किया, मान लीजिए किसी दिन आपका कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेज आ गया कि वहाँ पे साइट नहीं हो सकता, चल सकता, कोई ऐसी, कभी मान लीजिए लैंडस्लाइड आ गया हिली टेरेन में देखेंगे, तो कभी आपका हैवी रेनफॉल आ जाता है, या इन अदर केसेस जब भी ऐसा आएगा। एक्चुअली रेनफॉल तो हिंड्रेंस केस में नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड होता है। तो ऐसा कोई बंदी, जैसे कि मान लीजिए कोई
बंदी है ऑफिशियली, कुछ ऐसा हो गया जो रिस्ट्रिक्शन हो गया, कोई पब्लिक हिंड्रेंसेज आ गया, तो उस केस में वो इशू को लेके हिंड्रेंस में जो भी आएगा उसके थ्रू, कभी कोई मूवमेंट बंद हो गया, कभी हैवी व्हीकल का मूवमेंट बंद है, तो कभी वहाँ का ऑफिशियल जो लोकल बॉडी है उसके थ्रू जो बंदी बुलाते हैं वो है, कभी इंडिया बंदी आ जाता है, कभी स्टेट का कोई बंदी है, अगर उस सब केस में आता है तो उसके साथ हिंड्रेंस रजिस्टर मेंशन होगा। साइट ऑर्डर बुक जो है ये भी साइट पे मेंटेन किया जाता है, जैसे कि आप क्लाइंट आएंगे साइट पे, साइट ऑर्डर बुक रखिए, जो भी उसमें उनका ऑर्डर होगा वो लिखेंगे, उस पर साइन करेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो CPWD ये आपका स्टैंडर्ड मैनुअल में दिया हुआ है, क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल में। ड्राइंग रजिस्टर होता है, जितने में ड्राइंग रजिस्टर आ रहा है उसमें आपका सीरियल नंबर, ड्राइंग डेट, रिवीजन स्टेटस, डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या ड्राइंग है, GFC है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है वो ड्राइंग साथ में आपको स्टेटस भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद है साइट इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी एट द प्रोजेक्ट साइट। अब साइट पे एग्जीक्यूशन तो हो रहा है, लेबर का सेफ्टी होना चाहिए, इंजीनियर का सेफ्टी होना चाहिए, सुपरवाइजर का सेफ्टी, फोरमैन का सेफ्टी, तो जो PPE किट है वो सभी को पहन कर रखना चाहिए। अगर हाइट में काम करना है तो लेबर के लिए आपको सेफ्टी का भी देखना है, जो भी वर्कर है उसके लिए। साइट इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग 100% ऑफ द मेजरमेंट टेकन इन द बिल। साइट इंचार्ज का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल में आपको 100% मेजरमेंट जो है वो लेना है। अब हम लोग देखेंगे ड्यूटीज ऑफ यूनिट इंचार्ज। So the unit in charge is responsible for efficient execution of project and within approved cost, who is assisted by the technical staff depending upon the nature and value of the project. तो क्या नेचर है, वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूशन टाइम पर होना चाहिए, विथ अप्रूव्ड कॉस्ट होना चाहिए, और जो भी आपका प्रोजेक्ट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। द यूनिट इंचार्ज फ्रॉम द टाइम टू टाइम apprise the zonal in charge about providing the requisite input resources required for the execution of work। टाइम टू टाइम क्या है, अप्राइज करेंगे जोनल इंचार्ज को कि आपका इनपुट क्या ऐसा जरूरत है, रिसोर्सेज क्या चाहिए फॉर एजुकेशन ऑफ वर्क का। यूनिट इंचार्ज एंड साइट इंचार्ज shall not go into correspondence with the client on contractual matter। The unit incharge, site incharge shall provide required details to the zonal incharge or writing contractual letter to the client। कभी भी यूनिट इंचार्ज, साइट इंचार्ज कोई भी ऐसा कॉरस्पॉन्डेंस क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर में नहीं करेंगे। वो आपको असिस्ट करेंगे कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, साइट इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेंगे दोनों इंचार्ज को। वो अपना कॉन्ट्रेक्चुअल लेटर जो होगा वो क्लाइंट को इशू करेंगे। तो अब है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनिट इंचार्ज टू सी दैट such adjustment in the unit weight of steel are made jointly with the client in time and to reconciliation of the steel quantity received and consumed taken into account this variation। अगर देख लीजिए यूनिट इंचार्ज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट है यूनिट वेट ऑफ स्टील को लेके तो ज्वाइंटली कर सकते हैं क्लाइंट के साथ टाइम पे, और रिकॉन्सिलेशन जो है स्टील क्वांटिटीज का जो रिसीव हुआ, कंज्यूम हुआ, वो भी उसका वेरिएशन देखेंगे। The unit in charge to conduct periodic monthly review of consumption and wastage of material। ये यूनिट इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मंथली रिव्यू लेंगे, कंजप्शन कितना हुआ मटेरियल का, जैसे सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, और उसका वास्टेज कितना है मटेरियल उसका भी। द यूनिट इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% टेस्ट चेकिंग ऑफ ऑल मेजरमेंट। जितने भी मेजरमेंट साइट इंचार्ज के द्वारा लिया जाएगा उस मेजरमेंट का 100% टेस्ट चेकिंग करेंगे, वो यूनिट इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यूनिट इंचार्ज लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग मंथली सबमिशन ऑफ बिल। मंथली आपका वर्क एजुकेशन होगा, मंथली सबमिशन ऑफ बिल करेंगे, ये आपका यूनिट इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ड्यूटी ऑफ यूनिट इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ऑल आइटम एग्जीक्यूटेड एट साइट हैव बीन बिल्ड करेक्टली। जितने भी आइटम एग्जीक्यूट हुआ साइट पे उसका बिल्ड करेक्टली हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिट इंचार्ज वो भी इंश्योर करेंगे सबमिशन ऑफ मैंडेटरी डिटेल, जैसे कि डॉक्यूमेंट, बैक गारंटी है, कॉन्ट्रैक्टर का इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेबर लाइसेंस है, ESF EPF है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्वालिटी टेस्ट है, अप्रूवल है, जैसे कि एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूटेड आइटम का EOT है, टाइम ऑफ एक्सटेंशन अलोंग विद बिल। अगर कोई ऐसा मान लीजिए सबमिशन है जो मैंडेटरी होता है, बैंक गारंटी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, लेबर लाइसेंस, ये सब सारी जो है डॉक्यूमेंट टेस्ट रिपोर्ट, ये सब अप्रूवल, कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूटेड आइटम का है या फिर टाइम पर प्रोजेक्ट नहीं खत्म हुआ तो EOT का फैमिली आपका अप्रूवल लेना, ये सारी जिम्मेदारी किसका है, यूनिट इंचार्ज का। यूनिट इंचार्ज टू इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग ऑन टाइम इज एक्शन ऑफ LD और एक्सटेंशन ऑफ टाइम हैज बीन टेकन। अगर देख लीजिए टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब काम चल रहा है तो ठीक है, अगर किसी भी कारण बस डिले हो गया प्रोजेक्ट तो उसका LD या एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है वो टाइमली करना है।
unit in charge to ensure statutory recovery like IT, income tax, security deposit, educational cess, GST, labor welfare cess, and other recovery with holding of amount towards facilitating milestone LD defective or as per the contract condition. अगर कोई भी ऐसा रिकवरी है तो वो भी देखेंगे, और साथ में रिकवरी के साथ कोई अमाउंट अगर कोई मान लीजिए माइलस्टोन अचीव नहीं किया तब, या डिफेक्टिव वर्क किया तो एलडी, या टाइम पर प्रोजेक्ट नहीं काम कर पाया तो उसका कोई डिडक्शन होगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट इंचार्ज की है। यूनिट इंचार्ज टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ प्रपोजल और अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूटेड आइटम, डेविएशन इन क्वांटिटी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ETC। यूनिट इंचार्ज इंश्योर करेंगे टाइमली सबमिशन ऑफ प्रपोजल का, कोई भी अप्रूवल है या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है जैसे एक्स्ट्रा कोई सब्स्टिट्यूटेड आइटम है उस केस में, डेविएशन इन क्वांटिटी है तो या टाइम ऑफ एक्सटेंशन है उसके लिए। यूनिट इंचार्ज टू इंश्योर एक्सटेंशन ऑफ बैंक गारंटी एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी इंश्योर करेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ बैंक गारंटी हुआ कि नहीं हुआ, इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी जो है उसका भी गारंटी वारंटी टाइमली चल रहा है कि नहीं होगा तो उसके आपको जो जोनल इंचार्ज है उसको बता के लेटर इशू करना है कॉन्ट्रेक्चुअल को। यूनिट इंचार्ज टू इंश्योर दैट अमाउंट बीइंग पेड डज नॉट एक्सीड क्लाइंट सेक्शन, डेविएशन ऑफ रिक्वेजिशन ऑफ पेमेंट एंड फॉरवर्डिंग ऑफ रिलीज ऑफ पेमेंट। यूनिट इंचार्ज ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी अमाउंट पेमेंट कर रहे हो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए क्लाइंट के सेक्शन अमाउंट का, और अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो है पेमेंट रिलीज करने के पहले उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? इन केस ऑफ डिफरेंस, कॉन्ट्रडिक्शन, discrepancy, dispute with regard to condition of contract specification, drawing, bill of quantity and rate quoted by the contractor and other document forming part of the contract, the following shall be revealed in order to precedence। अगर मान लीजिए किसी भी केस में ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कोई डिस्क्रिपेंसी आ गया, डिस्प्यूट आ गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग या बिल ऑफ क्वांटिटी को लेके या रेट कोड जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया उसके अकॉर्डिंग, उस केस में हम लोग जो है रिवील कैसे करेंगे ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट का? तो ये है आपका सबसे पहले लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। इसके 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद ही 10 से 12 दिन के बाद जनरली काम स्टार्ट कर दिया जाता है। स्टेज पेमेंट शेड्यूल क्या है EPC कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो देखा जाएगा। फिर स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फिर शेड्यूल ऑफ फिनिश EPC कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर देखा जाएगा आपका डिजाइन रिपोर्ट EPC कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर ड्राइंग बिटवीन द रिटेन डिस्क्रिप्शन ऑन द ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड द लेटर सेल रिवील एंड बिटवीन द डायमेंशन स्केल फ्रॉम द ड्राइंग एंड इट्स स्पेसिफिकेशन रिटेन डायमेंशन द लेटर सेल रिवील। अगर रिटेल डायमेंशन स्पेसिफिक रिटेन डायमेंशन है तो लेटर को हम लोग रिवील करेंगे। उसके बाद 8 नंबर में द जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद CPWD और मोर्थ स्पेसिफिकेशन। फिर आपका 10वें नंबर में रिलेवेंट VS कोड और between two or more clauses of this contract, the provision of a specific clause relevant to the issue under consideration shall prevail over those in other clauses। दो या दो से ज़्यादा क्लॉज है तो उसका हम लोग देखेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कौन सा क्लॉज जो है रिलेवेंट है इन ऑर्डर टू कंसिडरेशन, और उसको हम लोग प्रिवेल करेंगे। बिटवीन एनी वैल्यू रिटेन इन द नंबर एंड इन द वर्ड्स द लेटर सेल प्रिवेल। अगर कोई भी वैल्यू ऐसा है जो नंबर और वर्ड में लिखा है तो लेटर को प्रिवेल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का मिलेगा। थैंक यू।